सर 2024 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ये निमसेट 2024 का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप सब बताते जा रहा हूँ। एक एक स्टेप उसको देखते जाना और उसी स्टेप के हिसाब से जो जो चीज़ इसमें लगे इसमें मेंशन भी करते जाना, है ना, लिखते जाना। देखो वापिस से मैं समझा रहा हूँ कि एनआईटी की वेबसाइट में जाने के पहले जैसे गूगल में टाइप करोगे निमसेट तो बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी। कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, हमें कन्फ्यूज़न रहेगा। कभी गलत वेबसाइट में स्विच होकर फॉर्म भरा अपन ने, हमारा डेटाबेस भी मिसयूज़ हो रहा है और हमारा फॉर्म भी प्रॉपर नहीं भरा। तो कुछ मत करना, गूगल में पहले टाइप कर लेना अपने अकेडमी का नाम डाल लेना। गूगल में जैसे अपने अकेडमी का नाम डाला jitamishraacademy.com, ये खुल जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से वेबसाइट खोल लेना, वेबसाइट की अगले लिंक में जाना, नोटिफिकेशन में जाना, 2024 में जाना, नोटिफिकेशन 2024 में जाना। उसके बाद निमसेट 2024 में जाना। निमसेट 2024 में क्लिक करोगे तो अगला स्टेप ये सारे पूरे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले लिंक में चले जाना, फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निमसेट 2024। क्लियर हुआ? इसमें क्लिक करोगे तो जो तुम्हारा पीडीएफ जो तुम्हारे पास है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। क्लियर हुआ? फॉर्म इस विंडो में दो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक और एप्लीकेशन लॉगिन लिंक है। अभी तुम्हारा फॉर्म भरा क्या? नहीं भरा। तो सबसे पहले लिंक जाना रजिस्ट्रेशन लिंक में। समझ में आ रहा है? तुम सर्कल बनाते जाओ, समझ में आ रहा है? सर्कल बना लो। तो सबसे पहले जाना रजिस्ट्रेशन लिंक में, समझ में आ रहा है? न्यू लिखा है, क्लिक करना। क्लियर हुआ? क्लिक करोगे एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा, समझ में आ रहा है? इसमें सारी वही इंस्ट्रक्शन है जो मैं थोड़ी देर पहले भी बताया, समझ में आ रहा है? इसमें ओके कर देना। क्लियर हुआ? क्लोज कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आप नीचे आओगे, वापस एक पॉपअप विंडो खुलेगा, समझ में आ रहा है? और इसमें आई एग्री कर देना। क्लियर हुआ? आई एग्री करने के बाद वापस से नीचे आओगे तो इसमें ये फॉर्म तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अभी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि अभी तुम्हारा पहले फॉर्म रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर फॉर्म चालू होगा। क्लियर हुआ? तो पहले रजिस्ट्रेशन के पहले इसने तुम्हारा फुल नाम पूछा है, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो उसमें ध्यान रखना जो 10th क्लास की मार्कशीट में तुम्हारा नाम हो वो नाम एंटर करना। 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से नेम और डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास में गिवन होता है, समझ में आ रहा है? 10th क्लास में जो तुम्हारा नाम वो नाम एंटर कर देना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना। डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के फॉर्म में होना चाहिए, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ जेंडर है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। कंफर्म मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना, वापस री एंटर कर देना मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस भरना है, समझ में आ रहा है? ईमेल आईडी भी ये वापस से पहली बार ही ऐसा हो रहा है, ईमेल आईडी भी कंफर्म कर रहा है। नहीं, ईमेल आईडी दो बार कंफर्म नहीं होता था, मोबाइल नंबर दो बार कंफर्म नहीं होता था। कंफर्मेशन इसलिए करा रही है कि कोई बच्चा गलत मोबाइल नंबर ना भरे, गलत ईमेल आईडी ना भरे। तो ईमेल आईडी भी 2 बार कंफर्म करा रहा है, ईमेल आईडी में भी ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? जीमेल बनाना, ईमेल आईडी गलत मत भर देना। तो ईमेल आईडी कर लिया। उसके बाद ये आई एग्री वाले बटन में यहाँ जो कॉम्बो बॉक्स है इसमें क्लिक करना, कैसे कोड यहाँ पे डालना, समझ में आ रहा है? कैसे कोड, यहाँ कैसे कोड डालोगे और वेरीफाई कर दोगे। क्या कर दोगे? वेरीफाई। जैसे ही वेरीफाई करा आगे बढ़ गए फॉर्म में आगे बढ़े तो ये फॉर्म पूरा प्रीव्यू तुम्हारा दिख जाएगा। ये पूरा फॉर्म का जैसे यहाँ पे अपने कैसे कोड डाला, ये करा, आई एग्री में करा, तो ये पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। इसमें फुल नेम तुम्हारा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे किसी बच्चे का फॉर्म था इसलिए मैंने यहाँ इसमें हिडन कर दिया इसको। तो तुम्हारा फुल नेम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, जेंडर दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिख जाएगा। अगर तुम्हें लगे ये सब करेक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो फिर तो सबमिट कर देना। और लगे कहीं हमने गलती कर दी, हमने मोबाइल नंबर में गलती कर दी, ईमेल आईडी में, डेट ऑफ बर्थ में, तो वापस जाके करेक्ट कर लेना। मतलब सबमिट मत करना, जाके उसको सुधार कर लेना, समझ में आ रहा है? फिर कैसे कोड डालोगे, फिर तुम कैसे कोड डाल के बाद वेरीफाई करोगे, समझ में आ रहा है? फिर कैसे कोड डालोगे, वेरीफाई करोगे तो यहीं आ जाओगे, समझ में आ रहा है? फिर चेक कर लेना, सब ओके तो सबमिट कर देना। क्लियर हुआ? सब ओके तो सबमिट कर लेना। सबमिट अभी नहीं होगा, पहले ये करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ये सारी इन्फॉर्मेशन ओके है तो चेकर बॉक्स जो है ये चेकर बॉक्स में टिक कर देना, फिर यहाँ सबमिट कर देना। क्लियर? इसमें सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद वापस आ जाओगे नेक्स्ट पेज में। तो सबमिट जैसे करोगे पॉपअप बॉक्स ये खुल जाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ वही तुम्हारा सारी इन्फॉर्मेशन वो जो भरा नेम डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे ओके कर देना। क्लियर? ओके करोगे, जैसे ओके करोगे जो सारी चीज़ों भरा उसका प्रीव्यू आ रहा है, ये सारा कुछ भरा हुआ। तुम आ जाना गो टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे सर्कल बना लो। तुम आना गो टू द एप्लीकेशन, इसमें आना। ये दिख रहा है ना टॉप पे बटन, गो टू द एप्लीकेशन, इसमें आओ। जैसे गो टू द एप्लीकेशन में आओगे एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा और ये जो पॉपअप खुल रहा है उसमें तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी, मार्कशीट 10th क्लास की, मार्कशीट 12th क्लास की, फाइनल की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट सर्टिफिकेट, ये सब स्कैन होना चाहिए फॉर्म भरने के पहले। तो तुम इस स्टेज में स्कैन करने मत बैठना। मैंने पहले बताया कि जब निमसेट का फॉर्म भरना चालू करोगे उसके पहले तुम्हारी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, समझ में आ रहा है?
फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लेना, फोटोकॉपी में सारी सिग्नेचर कर लेना, उसके बाद स्कैन कर लेना, 10th क्लास 12th क्लास 10th क्लास की फाइल बना लेना, 12th क्लास का फोल्डर बना लेना, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट जो है फर्स्ट सेम सेकंड सेम जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें दो टाइप के स्टूडेंट है, एक वो जो अपेयरिंग है और एक वो जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है। जो लोग अपेयरिंग है जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, अब अपेयरिंग कौन कौन से कहलाएंगे पहले वो समझो। जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर चल रहा है, वो तो अपेयरिंग है ही। जिनका सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर चल रहा है, या जिनका 5th सेमेस्टर हो गया, 6th सेमेस्टर बाकी है। लेकिन ऐसे लोग भी अपेयरिंग है जिनका 6th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है बट किसी सेमेस्टर में एटीकेटी है। समझ में आ रहा है? किसी बच्चे का 6th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है लेकिन 4th में एटीकेटी है, या 3rd सेमेस्टर में एटीकेटी है, या 5th सेमेस्टर में एटीकेटी है, तो वो लोग भी अपेयरिंग करके ही फॉर्म भरेंगे। क्योंकि तुमने अगर पास आउट करके फॉर्म भर दिया, पास करके फॉर्म भर दिया, तो तुम्हें 6 सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। पर तुम्हारा जो एटीकेटी वाली मार्कशीट है जो कि अभी नहीं आई है, भले एग्जाम हो गया हो, अभी 6th सेमेस्टर की एग्जाम भी नहीं हुई, तो तुम वो मार्कशीट कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो यार कहा जो बच्चे फाइनल ईयर चल रहा है वो लोग भी अपेयरिंग है, और जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है बट मार्कशीट अभी तक नहीं आई है वो लोग भी अपेयरिंग है, और जिनका फाइनल मार्कशीट आई ही नहीं तो परसेंटेज कहाँ से भरोगे, मार्कशीट कैसे अपलोड करोगे? समझ में आ रहा है? तो जिनकी एग्जाम हो गई बट मार्कशीट नहीं आए वो भी अपेयरिंग करके फॉर्म भर देंगे, 4th सेमेस्टर तक की मार्कशीट लगा देंगे या सेकंड ईयर तक की मार्कशीट लगा देंगे। समझ में आ रहा है? पास वो हैं जिनका सारा सेमेस्टर पूरा क्लियर हो गया, ऑल क्लियर है, हार्ड कॉपी है, तुम्हारे पास हार्ड कॉपी मार्कशीट आ चुकी है, वो लोग पास्ड है। ऐसे बच्चे जिनका 3rd ईयर की पूरा कंप्लीट हो गया, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, सारी ईयर की मार्कशीट है, वो पास्ड है। समझ में आ रहा है? अपेयरिंग वालों को अपेयरिंग सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना जब तुम सारे सेमेस्टर की मार्कशीट का पीडीएफ बनाओगे तो उसके साथ अपेयरिंग का भी पीडीएफ बनाना। समझ में आ रहा है? तो जो स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट उसके बारे में समझा रहा हूँ। 10th की मार्कशीट को पहले फोटोकॉपी कराना, सिग्नेचर करना, सेल्फ अटेस्टेड करना, स्कैन कर लेना, 10th क्लास की सिंगल पीडीएफ बनेगी जिसकी साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो फिर तुम 12th क्लास की मार्कशीट स्कैन कर लेना। 12th क्लास की मार्कशीट पहले फोटोकॉपी कराना, सिग्नेचर करना और स्कैन करना है। समझ में आ रहा है? और जो फोल्डर बनाना 12th क्लास लिख के फोल्डर बनाना। क्लियर हुआ? कई बार ऐसा हुआ, ये सारी घटनाएं हो चुकी, कई बार ऐसा हुआ कि मार्कशीट बच्चों ने स्कैन कर लिया, 10th 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर लिया, स्कैन कर लिया, 10th की भी स्कैन कर लिया, 12th की भी स्कैन कर लिया, ग्रेजुएशन की स्कैन कर लिया। अपलोड करते समय 10th की जगह 12th की अपलोड कर दिया, 12th की जगह 10th की हो गया, इमेज लिया, ब्राउज किया, अपलोड कर दिया। तो तुम्हें ना हो ये प्रॉब्लम तो फोल्डर 10th की नाम से फोल्डर बना लो, 12th के नाम से फोल्डर बना लो, अब ग्रेजुएशन के नाम से फोल्डर बना लो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, 10th की मार्कशीट तो एक ही होती है, 12th की भी एक ही होती है, पर ग्रेजुएशन में इनका मान लो सेमेस्टर सिस्टम है, उनकी 6 मार्कशीट होगी पास आउट वालों को, जो पास हो गए उनकी 6 मार्कशीट है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम। और ऐसे बच्चे जिनका ईयर सिस्टम है उनके पास 3 साल की होगी। तो जिनका पास हो चुके हैं, जो पास्ड है, पास आउट है, उनको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट का एक सिंगल पीडीएफ बनाना है। समझ में आ रहा है? अगर जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है उनको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, बस इसका पीडीएफ बना के सिंगल पीडीएफ अपलोड करोगे, लेकिन उस सिंगल पीडीएफ की साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मार्कशीट जहाँ का सेल्फ अटेस्टेड कंपलसरी है कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेकंड ईयर की होना चाहिए, थर्ड ईयर की होना चाहिए। सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। क्लियर हुआ? डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, दिमाग में बिठा लो, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब अपेयरिंग वाला प्रोफार्मा कहाँ अपलोड होगा? अपेयरिंग कैंडिडेट ही अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट सेम जब मान लो अपेयरिंग वालों को 4th सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपलोड करना है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको कहाँ तक की करना है? 4th सेमेस्टर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अपेयरिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अपेयरिंग वाले प्रोफार्मा में डिक्लेरेशन साइन करना मत भूलना। समझ में आ रहा है? मैं अभी ये पूरा फॉर्म भरवाने के बाद फिर से OBC का, EWS का, SC/ST का, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का और अपेयरिंग वाला प्रोफार्मा समझा देता हूँ। उस प्रोफार्मा में कोई गलती मत करना, फोटो स्कैन कर लेना और सिग्नेचर स्कैन कर लेना। फिर तुम्हारा और ये साथ में स्कैनिंग होगा तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे OBC वाले, EWS वाले, SC/ST वाले, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, तो अपनी जो सर्टिफिकेट है वो भी स्कैन कर लेना। समझ में आ रहा है? उसके स्कैन करके फोल्डर बना लेना, उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। समझ में आ रहा है? सेल्फ अटेस्टेड हर डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद ही फॉर्म अभी यहाँ से चालू करना। क्लियर हुआ? तो ये सब काम पहले कर लेना। क्लियर हो गया? आप ध्यान रखना, OBC वालों को मैं 3 बार कल भी बता चुका हूँ, वापस से समझा रहा हूँ। OBC वालों को 2 फॉर्मेट अपलोड करना है, एक जो कलेक्ट्रेट से बन के आएगा, एक तुम्हारा खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन। समझ में आ रहा है? तो उसका पीडीएफ भी ऐसी बनाओगे कि एक OBC रहेगा, समझ में आ रहा है, उसके नीचे उसका क्या रहेगा? डिक्लेरेशन। सिर्फ OBC का 2 फॉर्मेट है। समझ में आ रहा है? बाकी तो सब सिंगल सिंगल ही है। SC/ST वालों के लिए सिंगल है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट सिंगल है। समझ में आ रहा है?
डबल किसका है? ओबीसी है। तो ओबीसी वाला अगर सिंगल फॉर्मेट करा तो मैंने कल पढ़ाया था उसमें कि लिखा है द अंडरटेकिंग नॉट साइन बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, उसका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि पहले ओबीसी के नीचे उसका क्या हो जाएगा? अंडरटेकिंग, जो तुम्हारे द्वारा पहले साइन कर लेना, अंडरटेकिंग अपलोड करने के पहले उसमें भी साइन कर लेना। समझ में आ रहा है? अंडरटेकिंग नॉट साइन बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड मतलब तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू निमसेट 2024। तो याद रखना कि उसमें साइन कर लेना। क्लियर हुआ? ये सब करने के बाद इसको क्लोज कर लेना, क्लोज कर लेना। क्लोज करने के बाद ये वापस आ जाना। तुम्हारे फॉर्म में पहले से जो इन्फॉर्मेशन तुमने पहले रजिस्ट्रेशन का टाइम फिल कर दिया ऑलरेडी फिल्ड होगी। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड मिलेगा, नेम फील्ड मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ फील्ड मिलेगा। आप यहाँ पे फादर नेम मदर नेम में जो भी डाल सकते हो, फादर नेम भी डाल सकते हो, मदर नेम भी डाल सकते हो। तो एज ए 10th क्लास के नाम के हिसाब से डाल सकते हो, मम्मी पापा किसी का भी नाम डाल सकते हो। जेंडर में इसमें मेल फीमेल वो तो भरा हुआ मिलेगा इसमें, क्योंकि वहाँ तुमने भर दिया था। कैटेगरी में ध्यान रखना है, यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना है, गलतियाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। ओपन मतलब जनरल कैटेगरी होते हैं, ओपन ईडब्ल्यूएस मतलब जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, ओबीसी होते हैं, SC ST है, तो कैटेगरी ध्यान रखना। पर्सन विद डिसेबिलिटी में यस नो टिक करते समय ध्यान रखना, बात छोटी सी है बट रेडियो बटन आ गया, थोड़ा ध्यान रखना। समझ में आया? तो यस या नो करने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हें बाद में तकलीफ आएगी। इसलिए सारी चीज़ें पहले तुम दिमाग में बिठा के चलो कि फॉर्म करेक्शन विंडो जो ओपन होगी उसका हमें यूज़ करना ही नहीं है, हमें करेक्शन ना करना पड़े, संभल के फॉर्म भरो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ोटो आईडी आ रहा है। तो एप्लीकेशन फ़ोटो आईडी में वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक है। इसमें आधार कार्ड नहीं दे रखा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें आधार कार्ड नहीं दे रखा है। सभी के पास आधार कार्ड होता ही है, लेकिन इसमें आधार कार्ड गिवन नहीं है। तो इसमें बोला वोटर आईडी होना चाहिए। फोटो आईडी में जो मांगा उसमें वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक है। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है उसका नंबर डालना है। समझ में आ रहा है? वहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी में ही यस नो में क्लिक करना है। फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी फील्ड मिलेगा, नहीं है तो फिल कर देना। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएगा तुम्हारा पर्सनल पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर जो वहाँ डाला वही मोबाइल नंबर यहाँ डालना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अगर लगे तो पिताजी का डाल सकते हो, नहीं अगर कोई कंपलसरी नहीं है। देखो जिस कॉलम में स्टार बना हुआ, जिसमें कॉलम में स्टार बना हुआ मैंडेटरी है, जहाँ स्टार नहीं बना है तो उसको छोड़ भी सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे मोबाइल नंबर कंपलसरी है पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में स्टार नहीं बना, मतलब मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, हो तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। क्लियर हुआ? ईमेल आईडी कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी ईमेल आईडी रहेगा, लेकिन ऑल्टरनेट ईमेल आईडी में कंपलसरी नहीं करा। ऑल्टरनेट मतलब दूसरा कोई ईमेल आईडी हो, डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो ठीक है, एंटर करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। फिर ये एड्रेस है, एड्रेस डिटेल में तुम्हारा परमानेंट जो घर का एड्रेस है वो भर देना। समझ में आ रहा है? कंप्लीट एड्रेस अपना फिल कर देना। फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। समझ में आ रहा है? सेव एंड प्रोसीड फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना। जैसे सेव एंड प्रोसीड करोगे तो नेक्स्ट विंडो में आ जाओगे, यहाँ पॉपअप बॉक्स खुलेगा और इसमें ओके कर देना। समझ में आ रहा है? इसमें ओके करने के बाद आगे जाओगे तो ये अब 10th 12th की डिटेल भरना है। यहाँ पे खोलिए सभी ने पेज। नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम भरना 10th क्लास का, ये ध्यान रखना, यहाँ देख लेना 10th क्लास का भरना। नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड था MP था, CBSE था, UP बोर्ड था, जो भी तुम्हारा बोर्ड है बोर्ड का नाम भर देना। जो मार्कशीट में लिखा है वो बोर्ड का नाम। कई बार हमें चालू नाम हमें याद रह जाता है, MP बोर्ड, UP बोर्ड, उसमें देख लेना क्या लिखा है मार्कशीट में। समझ में आ रहा है? तो नेम ऑफ द बोर्ड का नाम, इसमें बोला ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर में तुमने पास किया है। रिजल्ट टाइप तुम्हारा परसेंटेज था, CGPA था, वो भर देना। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे परसेंटेज CGPA जो परसेंटेज है वो भर देना। ये रिजल्ट टाइप है, यहाँ पे रिजल्ट टाइप में पूछेगा परसेंटेज है या CGPA में, तो वो आएगा। और परसेंटेज जो तुम्हारा परसेंटेज बना 78 बना, 68 बना, परसेंटेज CGPA बना 9 CGPA 9 पॉइंटर है, 10 पॉइंटर है, 6.5 CGPA है, 6.8 CGPA है, जो भी तुम्हारा CGPA है वो CGPA भर देना। 12th की डिटेल सेम है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और या कॉलेज जो भी है तो इंस्टीट्यूट ही रहता है 12th में। तो नेम ऑफ द बोर्ड जो बोर्ड का नाम है, ईयर ऑफ पासिंग भर देना, रिजल्ट टाइप भर देना, CGPA परसेंटेज और परसेंटेज जो भी है वो भर देना। क्लियर हुआ? फाइनल एग्जाम डिटेल में इसे पूछा है कि UG प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स। अब UG प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स में मतलब ये पूछा है कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो मिनिमम 3 इयर्स का है। तो जहाँ का BTech वाले भी यस करेंगे और BC वाले भी यस करेंगे, BSc वाले भी यस करेंगे, नो में मत कर देना। ये मत समझना कि 3 इयर्स बोला तो मतलब BTech किया तो मेरा 4 साल का है। उसने बोला मिनिमम 3 का है कि नहीं,
3 ईयर से कम वैलिडिटी नहीं है एनआईटी में, समझ में आ रहा है? तो यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स, सभी लोग यस करेंगे इसमें, समझ में आ रहा है? नो करा मतलब फॉर्म तुम्हारा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो यस भरना है, इसमें नो मत भर देना, रेडियो बटन आगे है, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, ये यस नो में ध्यान रखना, फिल करते समय यहाँ यस कर देना। वो पूछेगा भी नहीं तुमसे फॉर्म रिजेक्ट करूँ ना करूँ, तुम खुद ही बोल रहे हो कि नॉट एलिजिबल है, फॉर्म फर्जी भर रहा हूँ मैं, तो ये याद रखना कि यस कर लेना उसमें, समझ में आया? इसमें डिग्री, तो यहाँ डिग्री दे रखा, फाइनल एग्जाम स्टेटस दे रखा है, ईयर ऑफ पासिंग दे रखा है, तो इसको जब ओपन करोगे ड्रैग डाउन करके तो ये नीचे तुम्हारा पीडीएफ में दे रखा होगा, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है? ये इस ढंग से दिखेगा, इस ढंग से दिखेगा ये। तो यहाँ पे जब डिग्री में आओगे, इसको ड्रैग डाउन करोगे तो बीएससी, इसको बीएससी आ जाएगा, बीएससी ऑनर्स है, बीए है और बीकॉम है, बीसीए है, बीआईटी है, एनी अदर्स है, बी है, बीटेक है, जो तुम्हें अप्लाई हो भर देना। तो यहाँ पे डिग्री में यहाँ आओगे, फाइनल एग्जाम स्टेटस, अब फाइनल एग्जाम स्टेटस में यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे तो अपेयरिंग और पास आउट आएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में अपेयरिंग वाले 2024 रखेंगे, जिनका अपेयरिंग है 2024 रखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, और जिनका फाइनल ईयर हो चुका है, पास आउट है, तो जब जिस ईयर में तुमने पास आउट किया था 2023 में, 22 में, वो ईयर भर देना। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो भर देना, और इंस्टीट्यूट नेम में इंस्टीट्यूट नेम भर देना, यहाँ फिल करना पड़ेगा तुम्हें, ब्रेक डाउन का ऑप्शन नहीं है। रिजल्ट टाइप में वही परसेंटेज सीजीपीए, तो परसेंटेज सीजीपीए जो अप्लाई हो रहा है भर देना, और परसेंटेज सीजीपीए जो तुम्हारा परसेंटेज सीजीपीए बना वो एंटर कर देना, समझ में आया? अब इसमें वो बच्चे जो अपेयरिंग भरेंगे उनका ऐसा खुलेगा, जो नीचे उसमें दे रखा है, जो लोग अपेयरिंग भरेंगे उनका ऐसा खुलेगा। डिग्री, तो डिग्री का नाम बीएससी बी से जो रहेगा भर देना, समझ में आ रहा है? फाइनल एग्जाम स्टेटस, तो अपेयरिंग आ जाएगा, यहाँ पे अपेयरिंग वालों का सब ईयर ऑफ पासिंग आएगा, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम आएगा, उनका परसेंटेज वाला ये वाला कॉलम नहीं खुलेगा, रिजल्ट टाइप नहीं खुलेगा, परसेंटेज नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुलेगा कि जब तुम्हारा अपेयरिंग है तो ना तुम्हारा भी रिजल्ट आया है और ना ही तुम्हारा सीजीपीए परसेंटेज, कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ? तो अपेयरिंग वालों का ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, ये दोनों खुलेंगे नहीं, बस जो पास आउट है उनका ये सब खुलेगा। क्लियर हुआ? तो नीचे जो बनाया उसका कारण ये तो तुम्हें समझ में आ जाए। जब ये हो जाएगा तो सेव एंड प्रोसीड कर देना। क्लियर? यहाँ ओके कर देना। क्लियर? सेव एंड प्रोसीड करोगे तो डिस्प्ले हो जाएगा, ओके कर देना। क्लियर? अब यहाँ थोड़ा सावधानी से करना है, टेस्ट सेंटर आ गया, यहाँ पे टेस्ट सेंटर अगर गलत भर दिया तो वहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने, इसलिए गलती से गलती मत भरना है, बहुत सावधानी से भरना। यहाँ प्रेफर टेस्ट स्टेट, पहले स्टेट भरना पड़ेगा, तो यहाँ ड्रैग डाउन से क्लिक करना। क्लियर हुआ? क्लिक करोगे स्टेट सेलेक्ट करोगे, इसको क्लिक करा, स्टेट सेलेक्ट किया तो स्टेट यहाँ मध्य प्रदेश भर देना, स्टेट में मध्य प्रदेश आ जाएगा। सेकंड ये भरा हुआ है, भरा हुआ मैं दिखा रहा हूँ, ये फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टेट 1 तो मध्य प्रदेश भरा और यहाँ पे क्या इंदौर भर दिया। यहाँ स्टेट पहले सेलेक्ट करना मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आ जाएगा इंदौर। सेकंड उसके नीचे वाले पीडीएफ पे होगा, देखो जरा, मिल गया? उसके बाद वाले पीडीएफ में होगा ड्रैग डाउन करके, मिल गया? मिल गया? ये ड्रैग डाउन करके इसलिए ताकि तुम गलती ना करो, तो सिलेक्ट करोगे, यहाँ मध्य प्रदेश भरोगे और यहाँ क्या आ जाएगा इंदौर भरोगे। समझ में आ रहा है? इंदौर। सेकंड में फिर से मध्य प्रदेश भरना, 2 सेंटर आ रहे हैं अभी एमपी के, फिर से मध्य प्रदेश भरना स्टेट 2 में फिर से मध्य प्रदेश भरना और फिर क्या देना भोपाल। पहला सेंटर इंदौर लेना, सेकंड क्या लेना भोपाल। बस एमपी में 2 ही सेंटर हैं, एमपी के अंदर 2 सेंटर हैं, तो पहला इंदौर भरना पहले ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? सेकंड क्या भरना है भोपाल। थर्ड वाला जो प्रेफर्ड स्टेट जो थर्ड वाला स्टेट में महाराष्ट्र, यहाँ पुणे भर देना। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, अब यहाँ पे ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो ये अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द योर फोटो। तो यह जो फोटो 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का जो तुमने पीडीएफ बना के रखा है, समझ में आ रहा है? पहली बात तो ध्यान का फोटो और सिग्नेचर का जेपीजी इमेज बनेगा, जेपीजी, समझ में आ रहा है? जेपीजी इमेज बनेगा फोटो और सिग्नेचर का, बाकी सबका पीडीएफ बनेगा। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या बनेगा पीडीएफ, और फोटो सिग्नेचर का जेपीजी बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ गिवन है, ये सब नीचे दे रखा है, ये सबसे नीचे तुम्हारा ये भी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि प्लीज अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ, साइज फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट भी चल जाएगा, जेपीईजी फॉर्मेट भी चल जाएगा, मिनिमम साइज 50 KB to 80 KB। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यहाँ पे देखो अब सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ साइज बिटवीन 50 KB and 1 MB। यहाँ पे उस 80 KB की जगह 1 MB कर दिया और यहाँ 80 KB किया, तब वो 1 MB ले भी सकता है, फोटो नहीं भी ले सकता है। वैसे 80 KB में विजुअल नहीं होते, यहाँ पे दोनों में अलग अलग दे रखा है। यहाँ बोल रखा सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ साइज बिटवीन 50 KB to 1 MB, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सिग्नेचर इन रॉयल ब्लू या ब्लैक, दोनों कलर चल जाएंगे पेन में। एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर कर लेना रनिंग हैंड राइटिंग से। समझ में आ रहा है? रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब ये है कि जैसा सिग्नेचर तुम एनआईटी के एग्जाम हॉल में करने वाले हो वही सिग्नेचर जो हमेशा तुम करते हो। समझ में आ रहा है?
अब इसमें लिखा ऑल द मार्कशीट, ग्रेड कार्ड एंड द सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैन, मैक्सिमम साइज 1 MB ईच। मतलब जितना भी तुम्हारे 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उसकी मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। और यहाँ देख लो लिखा है ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसमें बोला वैलिड ID प्रूफ इन पीडीएफ फॉर्मेट सच है आधार कार्ड, गलत दे रखा है। आधार कार्ड का ऑप्शन था क्या? गलत दे रखा है। पैन कार्ड, वोटर ID, तो पैन कार्ड वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और बाकी पासबुक भी बैंक की 1 MB साइज होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हम आते हैं जहाँ अपलोड करना था, वापस PDF में आओ, पहले आओ यहाँ वाले ऑप्शन में आओ। क्लियर? यहाँ छोड़ा था हमने फॉर्म को, देखो तो यहाँ लिखा अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द फोटो यहाँ पे स्कैन करना है, क्लिक टू अपलोड, तो यहाँ से क्लिक कर लेना, ब्राउज करना, फोटो जहाँ सेव किया जिस फाइल में वहाँ से अपलोड कर लेना यहाँ पे। क्लियर? फिर सिग्नेचर अपलोड कर लेना, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे अपलोड योर स्कैन कॉपी ऑफ द फोटो ID, यहाँ फोटो ID अपलोड कर देना, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें अपलोड योर 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देना, यहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना। अब यहाँ फाइनल की मार्कशीट अपलोड करना, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो फाइनल की मार्कशीट अपलोड करोगे उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिनका फाइनल कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है? जिनका चल रहा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अपीयरिंग, सिंगल PDF बनेगा, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अपीयरिंग। क्लियर हुआ? जिनका सेमेस्टर सिस्टम फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम अपीयरिंग, सब में सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सिंगल PDF बना के अपलोड कर देना। क्लियर हुआ? इसके बाद अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में OBC वाले दो पार्ट में दो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। OBC वाले 2 PDF अपलोड करेंगे, तो एक साथ 2 PDF रहेगा। एक जो कलेक्ट्रेट से बन के आएगा OBC, और उसके नीचे क्या आएगा? सेल्फ डिक्लेरेशन। दोनों को सिंगल PDF बनाओगे, 1 MB का अपलोड करोगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा, यहाँ तक आगे। फिर पेमेंट डिटेल, अब यहाँ से पेमेंट डिटेल आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इससे पेमेंट के बिना फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा। यहाँ समझो, जो जनरल और OBC वाले हैं उनको 2500 रुपये का फॉर्म है, समझ में आ रहा है? तो 1250 है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो भी 1250 का फॉर्म है। क्लियर हुआ? चलो डिक्लेरेशन यहाँ पे फिल कर देना रेडियो बटन में, नहीं तो फॉर्म प्रोसीड होगा नहीं। तो कॉम्बो बॉक्स में क्लिक करने के बाद ये कैसे कोड डाल लेना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ प्रीव्यू कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में सर्कल बनाओ, प्रीव्यू करना फॉर्म को, सबसे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना इसमें, इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है प्रीव्यू करना फॉर्म का। अब यहाँ क्या होगा, किसी भी स्टेज में तुमने किसी भी टाइप की गलती करी है, किसी भी स्टेज में तुमने किसी भी टाइप की गलती करी है, ये प्रीव्यू कर लोगे फॉर्म का पूरा, तो गलतियाँ तुम्हें दिख जाएंगी। तो यहाँ फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना, और बहुत इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, भले तुम्हें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तुम फॉर्म का पूरा प्रीव्यू कर लेना। समझ में आ रहा है? पूरा भरा हुआ फॉर्म यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तुम्हें लगा ओके है फॉर्म, सब कुछ है, कोई एरर नहीं है, तो सबमिट कर देना। एक विंडो खुलेगी, इसको ओके कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो एक तुम्हें वार्निंग देगा और पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके कर देना। समझ में आया? ओके करोगे, कैसे कोड बोलेगा, एंटर कर देना। समझ में आ रहा है? और सबमिट कर देना। क्लियर? फिर सबमिट मानेगा, सबमिट कर दिया। इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ तो आते ही होगा, सब पेमेंट कर लेना, मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट ये जो भी बैंकिंग के हिसाब से तुम QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हो, QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बाकी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी करना कर लिया, मेक पेमेंट कर दिया। क्लियर? पेमेंट करा, पेमेंट करने के बाद ये आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल। क्लोज करने के बाद ये पूरा जो भरा हुआ फॉर्म है, जिस प्रीव्यू की मैं बात कर रहा था, ये डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये डिस्प्ले हो जाएगा, पूरा भरा हुआ फॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन रहेगी भरी हुई, सारी इंफॉर्मेशन जितना भी है ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट ऑप्शन ये प्रीव्यू पूरा दिख जाएगा। जैसे तुमने पेमेंट करा है, प्रीव्यू वाला ऑप्शन वापस दिख जाएगा। प्रीव्यू तो वहाँ देख लेना, यहाँ कुछ करेक्शन होगा नहीं। ये प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, ये प्रिंट ऑप्शन में जाना हो, प्रिंट निकाल लेना फॉर्म का। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा प्रिंट आएगा, ऐसे ही फॉर्म का प्रिंट आएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रिंट आ जाएगा। नीचे भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करा वो उसको व्यू कर सकते हो। यहाँ पे लिखा टू व्यू और स्कैन कॉपी, टू व्यू और क्लास 10, टू व्यू और क्लास 12 मार्कशीट, यहाँ सब पूरा तुम क्लिक करोगे तो व्यू कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बस वहाँ से प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालने के बाद लॉग आउट हो जाना। क्लियर हुआ? फॉर्म कंप्लीट। क्लियर? एक चीज़ बस ध्यान रखना, छोटी चीज़ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्म तुमने, डॉक्यूमेंट्स तुमने अपलोड करा। अब मैंने जैसे बोला कि कई बार ऐसा होता है कि 10th क्लास की मार्कशीट की जगह किसी ने गलती से 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दिया, या कोई गलती से कोई और अपलोड हो गया, उसको लगा कि अपलोड मैंने गलत कर दिया, मैं कैसे देखूँ। तो अभी यहाँ सबमिट करने के पहले स्टेज आएगी कि जैसे जब अपलोड करोगे ना, अपलोड करने के बाद ये ऑप्शन डिस्प्ले होगा, व्यू का दिख रहा है ना, व्यू का ऑप्शन। तो जो डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर रहा हूँ, व्यू करके देख लेना कि कहीं गलती से हमारा गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया। समझ में आ रहा है?
सबमिट के पहले ही ऑप्शन आएगा, जब सबमिट करोगे ना, सबमिट के पहले ऑप्शन आएगा व्यू करने का, समझ में आ रहा है? व्यू करने का ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू अपलोड। तो ये व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये व्यू वाला ऑप्शन है। तो जो जो डॉक्यूमेंट तुमने अपलोड किया व्यू कर लिया। अगर लग रहा है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो बैक में जाके उसको करेक्ट कर लेना। क्लियर हुआ? अब इसको लॉग आउट करके बाहर आ जाना। जैसे अब तुम्हारा पेमेंट वगैरह हो गया, प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकालने के बाद लॉग आउट करके बाहर आ जाना। समझ में आ रहा है? लॉग आउट कर। अब मान लो किसी स्टेज में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि वो फॉर्म में उसके अभी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं आया, ईडब्ल्यूएस का नहीं आया, फॉर्म वहाँ तक भर लिया लेकिन वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी अभी अपलोड नहीं करा, तो नहीं करा तो पेमेंट भी नहीं होगा, पेमेंट मत करो, वहाँ तक कर लो। या अभी तुम्हें मैं बोल रहा हूँ जब आ जाए सर्टिफिकेट तभी इकट्ठा फॉर्म भर लो। लेकिन मान लो 2 मिनट के लिए कोई ऐसी स्टेज आ गई, फॉर्म भरते भरते बीच में इंटरनेट चला गया, लाइट चली गई, अब तुम्हें वापस से फॉर्म स्टार्ट करना है और तुमने 80% फॉर्म भर लिया था, जब 20% फॉर्म बचा हुआ तो लाइट चली गई और या इंटरनेट कनेक्शन चला गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण फॉर्म बीच में बंद हो गया। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करोगे, वही निमसर की वेबसाइट में जाओगे, ओपन करोगे, और निमसर की वेबसाइट जब ओपन करोगे तो यहाँ पे जो, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो में, और जो तुमने मोबाइल नंबर डाला है, समझ में आ रहा है? मोबाइल नंबर में तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड जा चुका है, समझ में आ रहा है? वो जैसे तुमने अपना मोबाइल नंबर डाला, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे मोबाइल नंबर में जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ मांगा तुमने, तो तुम्हारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल चुका होगा, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा मोबाइल नंबर जो इसने मांग रखा है, जो तुमने दिया है, जो 2 बार कंफर्म कराया, और ईमेल आईडी, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा, उसको मेल में भी संभाल के रखना और अपने मोबाइल में भी संभाल के रखना। समझ में आ रहा है? वो क्यों काम आएगा, कहाँ काम आएगा, देखो। वापस से मान लो 80% तुमने फॉर्म भर लिया और फॉर्म में किसी भी कारण से तुम लॉग आउट हो गए, बाहर हो गए, या तुम्हें लगा कि वापस से फॉर्म खोल के देखना है, बाद में भी फॉर्म खोल के देखना है, तो पहले निमसर की वेबसाइट खोलोगे, यहाँ पे अब एप्लीकेशन लॉगिन लिंक में जाओगे, समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन हो चुका है मतलब लॉगिन हो चुके हो तुम, समझ में आ रहा है? इसमें जब जाओगे तो तुम्हें जो विंडो खुलेगी ना, इस पे जाने के बाद जो विंडो खुलेगी तो सबसे नीचे वाली विंडो खुलेगी। ये जैसे लॉगिन वाले विंडो में जाओगे, ये यूजर आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। अब तुम्हें जाएगा सर मेरे को यूजर आईडी तो कहीं क्रिएट नहीं कराया, कराया क्या कहीं क्रिएट? पासवर्ड कहीं कराया क्या क्रिएट? ये स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन का टाइम में तुम्हें मेल आईडी मांगा था उसने, और तुम्हें मोबाइल नंबर मांगा था। जैसे ही मोबाइल नंबर करोगे, वेरीफाई करोगे, तो तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारा यूजर आईडी भी भेज देगा और पासवर्ड भी भेज देगा। समझ में आ रहा है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुम फॉर्म भरोगे तुम्हारे मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी आएगा, पासवर्ड आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको संभाल के रखना, किसी के साथ शेयर मत करना। यूजर आईडी या पासवर्ड डाला, एक ऐसे कोड डाला कि लॉगिन कर दिया, ये क्या करा? लॉगिन। पूरा फॉर्म खुल जाएगा।